दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे और हमारा पहला मुद्दा पीटीआई भाषा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भाषा जो दो एजेंसीज हैं, पीटीआई का हिंदी भाषा है। पीटीआई देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जिसका गठन, जिसकी स्थापना आज़ादी के फ़ौरन बाद, आज़ादी जब मिली उसके ठीक 12 दिन बाद इस एजेंसी की स्थापना हुई थी। और मैं समझता हूँ कि देश में जितने अखबार, जितने न्यूज़ एजेंसी, जितने संस्थान हैं जो ख़बर और सूचना के लिए हायर करते हैं उनकी सेवाएं, उसमें सबसे अधिक सब्सक्राइबर इसी के हैं, सबसे अधिक ग्राहक इसी एजेंसी के हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 700 के आसपास इसके सब्सक्राइबर होंगे। और प्रसार भारती जो कहने के लिए तो ऑटोनॉमस एक स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी स्वायत्ता का क्या हाल है। और आज से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस रिजीम में भी, जनता दल के भी रिजीम में भी, जब ये गठित हुई थी, हर समय ये कुल मिलाकर सरकार के ही साथ रही। आज जो हालत इसका है वो और ज़्यादा सरकारी है। तो ये जो स्वायत्त शासी विद इन द कोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। प्रसार भारती के पास दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसी बड़ी संस्थाएं हैं। और ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं उनका नियंत्रण, संचालन प्रसार भारती के तहत होता है। प्रसार भारती ने पहली दफ़ा, बल्कि यूँ कहा जाए कि पीटीआई पर पहली दफ़ा ये आरोप लगा है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है। अब नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल ढंग का काम कर रही है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मैं दोस्तों 35-37 साल से जर्नलिस्ट हूँ, और आप यकीन कीजिए हम लोग पीटीआई के जो भी जर्नलिस्ट होते थे, जब वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, कभी मीटिंग में मिलते थे, कभी पर्सनल मुलाकातों में बात करते थे और न्यूज़ पर बात होती थी, तो हम लोग बोलते थे कि भाई आपको तो सरकारी ढंग की खबर करनी होती है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियां आपके पास हैं वो शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने अखबारों में थोड़ा बेहतर ढंग से पेश करें। अगर आप कहीं पहुँचे हैं और हम नहीं पहुँचे हैं तो, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें बता दीजिए जो आप नहीं छाप सकते हैं, जो आप नहीं अपने टेलीप्रिंटर पर डाल सकते हैं। उन दिनों टेलीप्रिंटर का ज़माना था। तो पीटीआई के बारे में एक पीटीआई के मित्र हमारे माफ़ करेंगे ये बात कहने के लिए, हम पत्रकारों के बीच में दशकों तक ये रहा है कि भाई ये तो कुल मिलाकर एक ऐसी इस ढंग का कवरेज करते हैं कि जिससे कि सरकार ना नाराज़ हो, जिससे जो बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं वो ना नाराज़ हों। तो ले देकर एक बहुत बैलेंस्ड ढंग की और बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बैलेंस्ड ढंग की खबर करने वाली ये एजेंसी मानी जाती रही है। और कभी इस पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा कि इसने किसी खास पर्सपेक्टिव से या किसी बड़े विज़न के साथ या दृष्टि के साथ कोई एनालिसिस या इस तरह की व्याख्या की हो। लेकिन जो इस तरह की एजेंसी पर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फूंक फूंक कर हर कदम रखती है, वो एक एक बात को कोट करते हैं कि भाई उन्होंने कहा इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, उस एजेंसी पर इस वक्त जब एनडीए की सरकार है, जब इस वक्त जब एक ऐसी सरकार है जिसको प्रचंड बहुमत प्राप्त है, और वो सरकार भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी पर ये अगर आरोप लगाती है, उस सरकार की संस्था जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा निर्देशित और गवर्न है, प्रसार भारती, जो स्वयं दो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को संभालती है, वो आरोप लगाती है कि आप नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो एक अचरज की बात है। और एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या किसी दूसरे पब्लिक ब्रॉडकास्टर को या एक स्वायत्तशासी संस्था को जो सरकार द्वारा निर्देशित हो, क्या उसको किसी भी न्यूज़ एजेंसी को ये सर्टिफिकेट बांटने का नैतिक अधिकार भी है कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा है, कौन नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहा है? क्या नेशनल इंटरेस्ट का कोई पैमाना उनके पास है, कोई थर्मामीटर है, कोई बैरोमीटर है? मैं अगर समझता हूं कि ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट है और ये सचमुच नेशनल इंटरेस्ट है जिस पर बात की जानी चाहिए,
तो कैसे आप चैलेंज करेंगे, कैसे आप ये बताएंगे कि ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? क्या नेशनल इंटरेस्ट किसी एक जगह से तय होता है? क्या वो सरकार की तरफ से तय होता है? क्या दूसरे जो इस देश के नागरिक हैं, क्या वो सचमुच नहीं जानते कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? तो ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। और दोस्तों, इस बार जो सवाल उठा है पीटीआई को लेकर, वो ये है कि इस वक्त जो गलवान वैली को लेकर ये जो चला आ रहा था, उसमें पीटीआई के करेस्पॉन्डेंट ने चीन के जो भारत स्थित राजदूत हैं उनका एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात कही। वो बात गलत है, वो बात सही है, वो बात ऑब्जेक्टिव है, वो बात सब्जेक्टिव है, ये दीगर बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। पीटीआई तो रोज माननीय प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का, सेनाध्यक्ष का, जितने जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सबका बयान रोज सुबह से रात तक न जाने कितने टेक में देती रहती है, न जाने कितनी खबरें पीटीआई देती रहती है। और खबरों से, भारत सरकार की खबरों से पीटीआई का जो पूरा का पूरा जखीरा है खबरों का, वो लबालब भरा रहता है। ऐसे में अगर एक डिफरेंट वर्जन, अगर जो इन्वॉल्व कंट्री है, दूसरा जो पक्ष है, उसका अगर भारत में राजदूत है और उसका इंटरव्यू आ ही गया, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? ये पूरी दुनिया में होता है। एक न्यूज एजेंसी या अखबार या पत्रकार का काम ही यही है कि हर तरह के वर्जन सामने आवे। लेकिन पीटीआई के इस इंटरव्यू पर, और वो भी बहुत ही संक्षिप्त इंटरव्यू, और उस संक्षिप्त इंटरव्यू पर ये जो कहना कि आप नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहे, तो मेरा सवाल है दोस्तों कि अब आप बताएं कि अगर हमारे जो अखबार हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं आपके मुताबिक, ये जो चैनल हैं जो रोज चीख चीख कर शोर मचाते हैं शाम को देर रात तक, और डम डम डिगा डिगा करते हैं, बैंड बाजा की तरह बैंड बजाते रहते हैं एक ही तरह का, अगर ये किसी बात पर ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है, अगर उसको हर समय कोट करते रहते हैं कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा, क्योंकि उनको चीन का राजदूत मिला नहीं, क्योंकि उनको चीन का कोई नेता मिला नहीं, तो वो ग्लोबल टाइम्स को चीन का स्पोक्स पर्सन मानकर और डेली कोट करते रहते हैं, आप देख सकते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट क्या हैम्पर नहीं होता है? ग्लोबल टाइम्स तो चीन का एक तरह से ऑफिशियल अखबार है, आधिकारिक अखबार है, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या वो नेशनल इंटरेस्ट उससे आपका हैम्पर नहीं होता है कि ग्लोबल टाइम्स को कोट किया जाए? राजदूत को अगर कोट कर दिया तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही गलत है, फिर आपने राजदूत को रखा ही क्यों है? ये एक बहुत ही, मतलब मैं समझता हूं कि ऐसी बात है जो अचरज में डालती है। दोस्तों, इस विषय पर मैं चाहता हूं कि पीटीआई की तरफ से जो इस वक्त पत्रकार हैं वो उनको समस्या है बोलने में, हो सकता है हमने कोशिश भी की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो कहना था वो हम लोग कह चुके हैं। बेसिकली उन लोगों को जो लेटर आया है वहाँ के न्यूज़ सर्विसेज के चीफ से, प्रसार भारती के, उसमें जब ये लगाया गया आरोप कि आपकी खबरें, ये खबर जो है नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है और हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आपकी सेवाएं, तो उसका जवाब पीटीआई ने दिया है। इसके बाद क्या होता है हम नहीं जानते। ले देकर पीटीआई को प्रसार भारती से 9 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मिलना चाहिए, जो करीब करीब थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को कि कितना इसका हमको फीस देनी है। 7-1 करोड़ के आसपास उनको मिलता है, 6-7 करोड़ के बीच में। और अब पीटीआई के सामने एक बड़ी समस्या है कि अगर प्रसार भारती सब्सक्रिप्शन को ख़त्म कर देता है अपना, तो ये जो 7-1 करोड़ रुपए हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के पास सब्सक्रिप्शन का भंडार है, बहुत बड़ी तादाद है, कॉर्पोरेट हाउसेज से लेकर के और तमाम अखबार। अचरज की बात है कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस से लेकर किसी अखबार को, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन, जितने अखबार हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी टेलीविज़न चैनल को आपत्ति नहीं हुई। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रसार भारती को ही केवल आपत्ति हुई। अगर नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाली वो खबर थी, उसके विरुद्ध वो खबर थी, तो दूसरे भी तो कहते कि भाई आप ऐसी खबर क्यों चला रहे हैं, हम आपकी खबरों को नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद पर हम चाहते हैं कि पीटीआई भाषा में जो एक वरिष्ठ संपादक उसके रहे हैं भाषा के, और पीटीआई और भाषा के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर
मधुकर उपाध्याय एक ज़माने में वो यूएनआई में भी काम कर चुके हैं, बीबीसी में भी काम कर चुके हैं। हम मधुकर से पूछते हैं कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं। मधुकर जी, आप इस पूरे प्रसंग को जो 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 कवरेज है पीटीआई का और जिस तरह का रिएक्शन आया है प्रसार भारती का, इसको किस तरह देखते हैं? मेरे लिए ये बिल्कुल नई सी बात है। मैंने 10-12 साल दिल्ली में यूएनआई और पीटीआई दोनों में काम किया है, एजेंसियों में रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं, लेकिन इस तरह की किसी घटना की जानकारी मुझे नहीं है जो इससे पहले हुई हो। ये होता है, ये पहले भी होता था और शायद अब भी होता होगा कि किसी खबर पर किसी मंत्री का फोन आया हो कि आपकी खबर में एक शब्द या एक वाक्य ठीक नहीं है, उसे बदल देना चाहिए, पर उसे मान लेने की बाध्यता उस समय कतई किसी संवाद समिति पर नहीं होती थी। संवाद समिति को खुद ये महसूस हो कि ये शब्द ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए, और वो बदल दे उसे, तो वो एक अलग बात है। दरअसल पीटीआई के बारे में आमतौर पर ये बात और ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि आमतौर पर पीटीआई की छवि, और ये बात लोग कहते रहते थे, हालांकि वो सही नहीं था, कि पीटीआई सरकारी एजेंसी है। वो अगर कोई खबर देती है तो तभी देती है जब सरकार चाहती होगी या उसने किसी स्रोत से, एक से अधिक स्रोतों से उसे कंफर्म कर लिया हुआ। पीटीआई की खबर का डिनायल बहुत कम हुआ है दूसरी एजेंसियों के मुकाबले। पीटीआई को इस लिहाज से अगर आप देखें कि वो एक उसकी छवि जैसी थी, उस पर अगर उसकी किसी खबर को लेकर किसी ओर से प्रतिक्रिया होती है, और इतनी कड़ी प्रतिक्रिया होती है किसी संस्था की तरफ से, प्रसार भारती उसे पत्र लिखती है जिसकी भाषा चेतावनी देने की या धमकी देने की जैसी लगे, तो आपको हैरान होना चाहिए, और हैरान होने के साथ चिंतित भी होना चाहिए। ये बिल्कुल अजीब बात है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पीटीआई ने पहले भी इस तरह की कोई चीज़ फेस की है, और जो आज हो रहा है उसको आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? क्या ये प्रसार भारती ने यूं ही कर दिया, या इसके पीछे कोई ख़ास बात आपको नज़र आती है? क्या कोई और पहलू, या कोई मीडिया से जुड़ा पहलू या राजनीतिक पहलू और कोई नज़र आता है? इसके पहले पूरा इतिहास खंगाल लीजिए एजेंसियों का, ऐसा कोई पत्र या इससे मिलता जुलता कोई पत्र किसी एजेंसी के आर्काइव में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा पत्र लिखा ही नहीं गया। एजेंसियों में आपको पहले दिन से बताया जाता है कि काम कैसे करना है। आप खबर ले आएं और खबर लिखें, लेकिन उसका लिखा हुआ एक एक शब्द एट्रीब्यूटेबल होता है। आप किसी के हवाले से बात कहते हैं, उसका नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। बहुत बाद में सूत्रों के हवाले से खबर देने की शुरुआत हुई, और तब भी ये भरोसा संपादकों का अपने संवाददाताओं पर होता था कि अगर किसी संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से कोई खबर दी है तो यकीनन उसका सूत्र बहुत मजबूत होगा और उसका बाद में खंडन नहीं आएगा, उससे विवाद हो, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई कह दे कि ये खबर गलत हो और बाद में वो खबर गलत वाकई साबित हो, ऐसा ना होने पाए। तो वो संवाददाता और संपादक के बीच के भरोसे की बात होती थी। वो सूत्र या सूत्रों पर आधारित जो खबरें होती थी वो इसी तरह लिखी जाती थी। सारी दुनिया की एजेंसियां, सारी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज इसी तरह काम करती हैं, इन्हीं सिद्धांतों पर मोटे तौर पर काम करती हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप कैसे खबर को लिखेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उसका अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, आप जैसा है वैसा लिखेंगे। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसके कहे को कोट अनकोट उसी तरह प्रस्तुत किया जाना है। पीटीआई ने दरअसल जिस बात को लेकर विवाद है उसमें कोई बहुत अनूठा या नया या अजीब काम नहीं किया है।
अगर कोई विवाद होता है या कोई घटना होती है तो किसी अखबार नवीस को, किसी खबर नवीस को यह मन में आता है कि इसके सारे पहलू जानने की कोशिश की जाए और उसको सामने रखा जाए लोगों के। अगर आप सारे पहलू जानने के प्रयास में, और मामला अगर सीमा के पर चीन के साथ विवाद का हो और आप उस पर खबर करना चाहते हो, तो इससे अच्छे स्रोत क्या हो सकते हैं कि आप दोनों देशों में उन दूसरे देशों के राजदूतों से बात करें, उनकी राय जानें और उसको सामने रखें। दरअसल इस बात के लिए तो पीटीआई की सराहना होनी चाहिए थी कि उसने बहुत अच्छे ढंग से पत्रकारिता के उसूलों के आधार पर एक काम किया है, और उसको उसके आप सराहना ना करें, कोई सर्टिफिकेट ना दें, लेकिन ये इस तरह की प्रतिक्रिया हो कि प्रसार भारती उसे एक पत्र लिख दे जिसकी भाषा मुझे लगता है बिल्कुल आपत्तिजनक है और वो एकदम धमकी जैसी लगती है, तो इसको किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये एक सामान्य पत्रकारीय प्रतिक्रिया है जिसकी जगह ऐसा लगता है कि कम होती जा रही है, और प्रसार भारती की इस चिट्ठी के बाद तो ये एहसास थोड़ा और गहरा हो जाता है। सरकार हो सकता है ये कहे, चाहे तो कह सकती है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है, उसका इस पत्र का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये बचाव सरकार के लिए बिल्कुल सहज हो सकता है, उसकी सहज प्रतिक्रिया के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन इस बचाव के बावजूद प्रसार भारती का पत्र एक सवालिया निशान की तरह खड़ा रहेगा, और ये पूछा जाएगा, जब भी पत्रकारिता के बारे में बात होगी, ये पूछा जाएगा कि प्रसार भारती जैसी एक संस्था ने एक दूसरी संस्था को ऐसा पत्र कैसे लिख दिया। मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा कि नहीं, और शायद ना हो, लेकिन अगर प्रसार भारती ये पत्र वापस ले ले, इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर वो वापस ले ले तब भी ये घटना स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के इतिहास में एक धब्बे की तरह बनी रह जाएगी। और दोस्तों, पीटीआई के बारे में आपको एक बात और बता दें कि ये कोई निजी संस्था नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट में जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के बड़े अखबार 99 जो लोग हैं संस्थान हैं, उनके पास इसके 5400 से कुछ ज़्यादा शेयर हैं, तो वही लोग इसके संचालक हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, और ये रोटेट करते हैं। ये नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति चेयरमैन हमेशा रहेगा। कभी हिंदुस्तान टाइम्स की जो चेयरमैन हैं वो इसकी चेयरमैन हो जाएंगी, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग हो जाएंगे, कभी किसी ग्रुप के हो जाएंगे, कभी पंजाब केसरी के हो जाएंगे, तो ये रोटेट करता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सचमुच एक स्वायत्त ढंग का ट्रस्ट है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी विश्वसनीयता बहुत सारी और जो आजकल प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट जो चैनल हैं उनसे निश्चित रूप से ज़्यादा रही है। तो ये एक बड़ा हमला है एक ऐसी एजेंसी पर जो अपनी तरफ से जानबूझकर बहुत बैलेंस्ड रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे उस पर आक्षेप लगे, आरोप लगे, और उस एजेंसी पर आप इस तरह का हमला कर रहे हैं कि आप राष्ट्रहित के साथ आपकी बात नहीं है, तो ये चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, मैं पीटीआई पर आज अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को कमज़ोर करके और किसी प्राइवेट एजेंसी को मौजूदा जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट कि पीटीआई यूएनआई जैसी जो एजेंसीज हैं, यूएनआई का हाल पहले ही ख़राब है, तो उसको एक तरह से उसके विकल्प या उसके पैरेलल में खड़ा कर दिया जाए। बहुत सारी और एजेंसीज़ संचालित की जा रही हैं इन दिनों। तो ये जो चैप्टर है पीटीआई का वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है सर अभी, वो टिकटॉक को लेकर, टिकटॉक से लेकर के और यूसी जो ब्राउज़र है उसके सहित 59 ऐप जो हैं उन पर बैन लगाया गया है। ये सभी विदेशी हैं और प्राइमरली चाइनीज़ हैं, और लेकिन चीन सरकार से इतर
ये वहाँ की कंपनियों के हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े कारपोरेट की हैं, जो दुनिया भर में जिनकी कंपनियों का संचालन है। तो इस पर जो इस वक्त, क्योंकि ये एक तरह से मीडिया से भी इसका एक कनेक्ट है, और टिकटॉक ने जो जाते जाते, चूँकि उन्होंने कहा है जो बात वो भी सामने आनी चाहिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के हर कानून को, भारत की संप्रभुता का वो सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान में कभी कमी नहीं आई। हम यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे ऐप को यूज़ करते रहे हैं, उनके किसी भी डेटा को हमने कभी भी किसी सरकार से, चाहे वो चीन की हो या कोई भी संस्था हो, हमने किसी सरकार या किसी संस्था से न तो कभी शेयर किया है, न हमने ऐसा कभी सोचा है। इसलिए टिकटॉक ने ये एक क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ढंग से एक बात कही है। लेकिन दोस्तों, ये जो कदम उठाया गया है, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये गलवान वैली से शुरू हुआ ये ऐप के प्रतिबंध का जो पूरा सिलसिला है, वो आगे कहाँ तक जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो देश में मौजूदा जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी है कोरोना, और कोविड-19 से जो बेहाली भारत में है, जो हमारे समाज में जिस तरह के हालात हैं, जो इस वक्त पुलिस दमन की जो स्थिति है भारत में, जो इस वक्त महंगाई है, पेट्रोल डीजल ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ग्रोसरी, जो खाने पीने के सामानों में जो महंगाई है, जिस तरह का बेइंतहा, इस वक्त अगर आप देखें प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, जितनी बड़ी जो संपदा हमारी सार्वजनिक संपदाएं हैं, उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, जिस तरह से उनको खोला जा रहा है हर चीज़ को। मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए एक बृहत्तर उलझाव पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग दूसरी तरफ उनका झुकाव हो जाए, दूसरे गैर ज़रूरी मसलों में फंस जाएं और इसी तरह से उलझे रहें और असल सवालों पर उनका ध्यान न जाए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।